जो इंसान खुद को मॉडिफाई नहीं करता और समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करता, वो इंसान एक दिन एक्सपायर हो जाता है। यानी उस इंसान की वैल्यू इस सोसाइटी से और इस दुनिया से ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्यों? ये दुनिया एक अंधी रेस है, अंधी भीड़ है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर सिर्फ दौड़ते जा रहे हैं। और आपको भी, अगर आप बैठ खड़े होकर के ये सोच रहे हो कि यार कौन किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो तुम पीछे हो जाओगे। आपको अपनी मंजिल पहले ही डिसाइड होना चाहिए, और जैसे ही दुनिया की भीड़ में हम उतरें, हम भी एक्सेलरेट करें। यानी वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कितने तरह के होते हैं, और पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी भी चालक का विभव क्या होता है और किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी बिंदु पर कोई भी विभव क्या होता है। इसको मैंने माइन्यूटली आपको बताया था, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, देख लीजिएगा। मैंने वो आई बटन में उसका लिंक दे दिया है। और जो भी बच्चे ब्रिलियंट विजन देखते हैं, दे आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू बेस्ट सपोर्ट थ्रू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल करंट की, जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कितने तरह का होता है, कैसे मेज़र करते हैं, कैसे ये फ्लो करता है किसी भी सर्किट में। क्लियर? यानी विद्युत धारा और उसके सारे गुणों के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक। और मैंने आपको इससे नेक्स्ट लास्ट 2 वीडियो से बताया था इलेक्ट्रिक के बारे में कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ एबिलिटी टू अप्लाई या असिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि जो विद्युत होता है, ये वो योग्यता देता है, वो गुण पैदा करता है, जिससे किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो सके, चार्ज का फ्लो हो सके। और जब चार्ज का फ्लो होगा, तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट का डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक हो गया। और करंट का मतलब क्या होता है? अब देखो, करंट का मतलब होता है सिर्फ फ्लो। फ्लो माने बहना। और हम लोग करंट को लेकर चलते हैं किससे? जो हमें शॉक मारता है। क्लियर? जो हमें झटका देता है, हम करंट उसको बोलते हैं। ठीक है? तो ये एक मिसकंसेप्शन है। जबकि करंट का एक जो मतलब होता है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उसका मतलब होता है टू फ्लो, यानी बहना। किसका बहना? चार्ज का बहना। तो अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, यानी किसी भी चालक में क्या आवेश बह रहा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, यानी उसके अंदर विद्युत धारा पैदा हो जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में चार्ज का फ्लो है। यानी अगर किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में धारा बह रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर चार्ज यानी आवेश बह रहा है, यानी उसके अंदर चार्ज का फ्लो लगातार हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये 2 तरह का होता है। यानी टाइप्स ऑफ करंट की अगर हम बात करें, तो नंबर 1 होता है स्टैटिक करंट, एंड नंबर 2 डायनेमिक करंट, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सेकंड वाले को करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझदार हैं आप? आगे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि स्टैटिक करंट क्या होता है। तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, हिंदी में स्थैतिक करंट यानी स्थैतिक धारा। तो स्टैटिक करंट का मतलब हुआ स्टेशनरी करंट, रुका हुआ करंट। अब भी बात गौर सुनिएगा। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। यानी धारा क्या है? आवेश का बहना।
अगर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में आवेश बह रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे वहाँ पर करंट है। अब अगर चार्ज रुका हुआ है किसमें, उस वायर में, तो वो जो करंट है वो स्टैटिक करंट है, यानी कि स्थिर क्या है, वो विद्युत है या स्थिर धारा है। और अगर किसी भी कंडक्टर में वायर लेके चलिए, अगर किसी भी वायर में जो चार्ज है यानी जो आवेश है वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है उस कंडक्टर में, इधर से उधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। तो ऐसे चार्ज के फ्लो को हम डायनेमिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और हम इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं, इसके बारे में हम बहुत कम समझते हैं और बहुत कम इसको हम जानते हैं। क्योंकि जब भी कोई कहता है इस तार में करंट आ रहा है, तो हम सीधे समझ लेते हैं कि उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, यानी हम इसको टच करेंगे तो हमें करंट मार देगा। कौन सा करंट हुआ? डायनेमिक करंट या इलेक्ट्रिकल करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। लेकिन अगर किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में चार्ज रुका हुआ है किसी पॉइंट पर, हमको मालूम है इस तार में करंट है लेकिन बस यहाँ तक है, तो वो क्या है? स्टैटिक करंट है। अब इसको हम दूसरे ढंग से समझते हैं। अगर हम अपने घर की बात करें तो कभी कभी हमारे घरों में ऐसा होता है कि किसी एक कमरे तक, किसी एक रूम तक इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है और किसी एक रूम तक इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आती है। तो जब कभी कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो हम उससे बोलते हैं कि भैया यहाँ तक इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है और इसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई आगे नहीं जा रही है। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है वो प्लेस जहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही है उस प्लेस के कंपेयर में, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है और जिस कमरे तक इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही है, इस कमरे के कंपेयर में ये जो कमरा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, वहाँ पर करंट कैसा है? स्टैटिक है। यानी वो करंट वहीं पर रुका हुआ है, उसके आगे करंट नहीं जा रहा है। और अगर हमने उस वायर को सही कर लिया, मान लो वायर ब्रेक था, हमने उसको जोड़ दिया, सही कर दिया, तो अब इस कमरे से इस कमरे तक करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। तो इसी को हम फिर क्या बोल देंगे कि स्टैटिक करंट जो है वो डायनेमिक करंट यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हिंदी में विद्युत धारा में बदल गई। यानी जो रुका हुआ आवेश था वो विद्युत धारा में कन्वर्ट हो गया। अब वो आवेश यानी वो चार्ज फ्लो हो रहा है, जिससे उस कंडक्टर में यानी उस तार में क्या पैदा हो रही है? उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया है और उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसकी? फर्स्ट की, कि स्टैटिक करंट क्या होता है, यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज द चार्ज which is stored or stationary at any place। यानी स्टैटिक करंट एक ऐसा करंट है जिसमें चार्ज का कहीं पर स्टोरेज हो गया है या तो वो चार्ज किसी एक प्लेस पर इकट्ठा है यानी रुकी हुई है, स्टेशनरी कंडीशन में है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? स्टैटिक करंट। अगर हम डायनामिक करंट की बात करें कि सेकंड कंडीशन क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 2 डायनामिक करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। याद रखिएगा, बिना कंडक्टर के कहीं भी कंडक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, यानी कि बिना चालक के चालकता नहीं पाई जाएगी। तो इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में चार्ज का जो रुका हुआ चार्ज था, स्टैटिक जो था, उसने अब चलना शुरू कर दिया, तो वो किस में आ गया? वो कहलाएगा अब करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। और जब वो चार्ज रुका हुआ था तो वो क्या था? स्टैटिक करंट था, यानी स्थैतिक धारा थी। ठीक है, इसको अब एक दूसरे से सरल एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम कभी कहीं से कहीं जाने के लिए बस लेते हैं, ट्रेन लेते हैं, या हम अपने प्राइवेट व्हीकल से यानी अपनी कार से या अपनी बाइक से कहीं पर जाते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने अपनी बाइक को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद
जब हमारी बाइक स्टार्ट हो गई तो उस बाइक में, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये यहाँ पे सुटेबल हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक और डायनेमिक होता क्या है। तो जब हमने बाइक स्टार्ट की तो अब बाइक में आगे बढ़ने की पावर आ चुकी है, ठीक है, लेकिन हमने क्या नहीं किया, हमने गियर नहीं डाला है और हमने एक्सेलरेट नहीं किया है। तो इसका मतलब हमारी बाइक स्टार्ट कंडीशन में रुकी हुई है, तो उसके अंदर जो करंट है वो कौन सा है, स्टैटिक करंट है, ठीक है। बाइक के एग्जाम्पल से तो कंपेयर कीजिएगा। और जैसे ही हमने बाइक को एक्सेलरेट किया और बाइक आगे बढ़ी, वैसे ही बाइक में क्या आ गया, मोशन आ गया। यानी कि समझने के लिए तो चार्ज का क्या शुरू हो गया, चार्ज का फ्लो शुरू हो गया। तो इसका मतलब जब तक हमारी बाइक चलती रहेगी तब तक वो क्या है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर कहीं पर जा करके हमें रुकना पड़ गया तो जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी थी यानी विद्युत धारा थी, वो वापस फिर किस में बदल गई, स्टैटिक करंट में, यानी स्थिर विद्युत में बदल गई। फिर हमने चलना शुरू किया, फिर कन्वर्ट हो गई किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर हम रुक गए, फिर स्टैटिक। सेम ऐसे बस चली तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बस रुक गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमने बस और बाइक के सपोर्ट से आपको समझाने की कोशिश की है। ये उसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप कंपेयर कर सको कि अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज का फ्लो रुक गया तो स्टैटिक करंट है, यानी हिंदी में रुका हुआ धारा है वो, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक धारा। क्लियर। अगर इसी चीज को, किसको, डायनेमिक करंट को हम दूसरे शब्दों में कहें तो व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में है तो इट इज इलेक्ट्रिक करंट, तब वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अगर चार्ज मोशन में नहीं है यानी चार्ज गतिमान नहीं है तो वो स्टैटिक करंट यानी हिंदी में स्थैतिक करंट यानी रुका हुआ चार्ज यानी आवेश कहलाएगा। अब अगर हम डेफिनेशन पूछें कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, हिंदी में विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा की डेफिनेशन को समझते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि हम क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। क्लास 12th में पूरा एक बड़ा सा लेसन है और क्लास 10th में छोटा सा लेसन है, चुन्नू भर का लेसन है, लेकिन क्लास 10th वालों के लिए यही लेसन वो बड़ा लेसन है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो अगर हम फार्मूले से देखें इसको तो होता है I = Q/T। क्लियर। अब किसी के मन में कई बार कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कब कैपिटल आई कब स्मॉल आई। देखो आई एक सिंबल है, किसका सिंबल है, करंट का। अगर हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं तो कैपिटल मीन बड़ा अक्षर, तो बड़े अक्षर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं जब कभी हाई करंट हमको दिखाना होता है। तो स्मॉल लेटर्स का हम यूज़ कर लेते हैं जब लो करंट दिखाना होता है। तो लेकिन अगर हम कहीं पर स्मॉल आई का यूज़ करेंगे तो और कैपिटल आई का यूज़ करेंगे तो, या किसी भी फॉर्मूले में हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं तो फार्मूला गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा डिस्टेंस है और एक कहीं पर छोटा डिस्टेंस है, तो बड़ा डिस्टेंस है कैपिटल डी से दिखा दो या कैपिटल एस से दिखा दो, छोटा डिस्टेंस है स्मॉल एस या स्मॉल डी से दिखा दो। तो ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है। तो I = Q/T क्या मतलब निकला कि जो करंट होता है ये Q यानी चार्ज और T यानी टाइम का रेशियो होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट EC मीन इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of charge। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये चार्ज के फ्लो होने का रेट है। हिंदी में विद्युत धारा जो है ये आवेश के प्रवाह की दर है, यानी एक सेकंड में कितना आवेश यानी कितना चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रेवल कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, धारा यानी आई यानी करंट कहते हैं। तो I = Q/T। और हमें मालूम है पीछे के लेसन्स में या पीछे के वीडियोस में कि Q = N × E। मैंने बताया था
कि जो चार्ज होता है ये एडिटिव इन नेचर होता है, यानी इसमें जुड़ने की पावर होती है। ये किसी भी बॉडी के पास, किसी भी सब्सटेंस के पास कई चार्ज हैं तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा, जितने चार्ज हैं सबको जोड़ लो। जैसे हमारे पास 10 रुपये ऊपर की जेब में है, 10 रुपये नीचे की जेब में है, 10 रुपये किसी और जेब में है, तो टोटल पैसा कितना है, तो 10 + 10 + 10 = 30। तो वैसे ही Q = N × E, यानी किसी भी बॉडी का, किसी भी कंडक्टर के पास टोटल Q यानी चार्ज कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N मीन नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी उस सब्सटेंस ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। एक चीज़ यहाँ पहले हम समझ लेते हैं कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। तो चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एटम या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, यानी उसको हम कैट आयन कहते हैं। और कैट आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, यानी इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से कैट आयन यानी धन आयन बनता है। और कितना उस पर चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं उस पर उतना चार्ज आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये Mg है, Mg मीन मैग्नीशियम, कितना चार्ज है इस पर, आपको कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं ना, तो नहीं है, चार्ज 0 है। लेकिन जब इसने क्या किया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए इस पर उतना प्लस चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस पर जितना प्लस चार्ज लगा हुआ है वो हमको बताता है कि उस सब्सटेंस ने उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, यानी किसी को त्याग दिए हैं, दे दिए हैं। और किसी भी सब्सटेंस पर, जैसे मान लो क्लोरीन था, इस पर कोई चार्ज है, नहीं है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लिया, तो ऐड करने से इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी जब भी कोई एटम, कोई परमाणु किसी से भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, यानी वो आयन हिंदी में ऋण आयन में बदल जाएगा। और उस पर कितना माइनस चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसने किसी और से लिए हैं उस पर उतना माइनस चार्ज आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी सब्सटेंस में कितना चार्ज है, Q कितना है, तो फॉर्मूला है N × E। N क्या है, N ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि उस सब्सटेंस ने, जिसका हम चार्ज पूछ रहे हैं, उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए या लिए हैं यहाँ पर रख दो, इनटू E क्या है, E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और E की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो आपको लर्न कर लेना चाहिए। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को लाकर में यहाँ पर पुटअप करें तो क्या बनेगा, इधर देखिए, तो I = Q के प्लेस पे क्या रख दें, Ne रख दें, तो I = Ne/T, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ये कभी भी अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो हम क्या करेंगे, हम I से उसके चार्ज को या उसके करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इसी फॉर्मूले में हमसे Q पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो Q = ध्यान दो, I का T से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो Q = I × T, एक फॉर्मूला ये बन गया। ऐसे ही अगर हमें इनमें से कुछ निकालना हो, कई बार क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी सब्सटेंस ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं बताओ, तो यानी हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो N के साथ कौन है, E है, तो जब भी कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो उसके साथ में जो होता है वो अपान में जाता है। तो N के साथ कौन था, E था, अपान में आ गया। ये हम आपको फार्मूला बनाना बता रहे हैं, और इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो I × T कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्लियर। अब कई बार होता क्या है कि जो हमारा करंट होता है वो हमको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 1 मिली एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि करंट को मेज़र करने का यूनिट क्या है, एम्पियर है। क्यों है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही किसी भी कंडक्टर में यानी किसी भी चालक में करंट को यानी विद्युत धारा की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर हम करंट के यूनिट को यानी करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। या हम कह सकते हैं कि करंट का फॉर्मूला है Q/T। Q क्या है, चार्ज है,
और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और अपान में क्या है, टी, तो टी यानी टाइम, टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो कूलाम पर सेकंड भी ये आपका एक यूनिट बन जाएगा, किसका, एम्पियर यानी करंट निकालने का। क्लियर। तो अगर कहीं हमें 1 मिली एम्पियर दिए हैं तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ अगर हमें कहीं 1 माइक्रो एम्पियर दिए हैं तो माइक्रो को यू जैसा दिखाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 अगर हमें कहीं 1 नैनो एम्पियर दिए हैं तो नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ अगर हमें कहीं पर 1 एंगस्ट्राम दिए हैं तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। फिलहाल इसको हम लाइट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं पर 1 पिको एम्पियर दिए हैं तो पिको की वैल्यू होती है 10⁻12, पी माने पिको। अगर हमें कहीं 1 फर्मी एम्पियर दिए हैं तो फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻15। इनको आपको ज़रूर लर्न रखना है, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सहूलियत होगी और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेज़र करते हैं और उस इक्विपमेंट को हम किसी भी सर्किट में कैसे लगाते हैं और उसका सिंबल क्या होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका कुछ बिगर यूनिट भी होते हैं, याद रखिएगा ये बिगर यूनिट है। यानी जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो हम ए यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 किलो एम्पियर, तो 1 किलो एम्पियर का मतलब होता है 1000 एम्पियर। इसको हम 10⁻³ एम्पियर भी कह सकते हैं। और कई बार होता है 1 मेगा एम्पियर, तो 1 मेगा का मतलब होता है 1 × 10⁻6 एम्पियर, यानी 10⁻6। बात समझ पाए, यानी कि ये लाख में चला गया। तो ये बिगेस्ट यूनिट है, इनको आप याद रखिएगा। अब हम समझते हैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि एम्पियर फॉर्मूला किसका होता है, तो एम्पियर फॉर्मूला है I = Q/T। तो आप अपना दिमाग लगाओ, देखो हमेशा ध्यान रखिएगा कितना आप लर्न करेंगे, कितना रटेंगे आप। और साइंस जो है रट करके नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि साइंस अनलिमिटेड है। तो आप उसको कितना लर्न करोगे, जैसे जैसे क्लासेस आपके बढ़ते जाएंगे साइंस में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बढ़ता जाएगा और वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज लेने की एक लिमिट है। इसलिए हमें उसको अप्रोचेबल नॉलेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें उसको समझना पड़ेगा, हमें रटना नहीं है। मैं खुद नहीं रट पाया जब आज तक, मैंने बस समझा है केवल। तो अगर हमसे कोई 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे तो हम उसको बना कैसे ले, मान लो हम भूल गए हैं तो हम बताएंगे कैसे। हमको मालूम है करंट का फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। और हमें क्या चाहिए, हमें 1 एम्पियर चाहिए, और एम्पियर किसका यूनिट है, इसका। तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब Q 1 हो जाए और T भी 1 हो जाए, तो 1/1 किसका हो गया, 1। तो यानी हम कह सकते हैं कि द करंट इज 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम इन द सर्किट। क्लियर। तो देखो व्हेन 1 कूलम of current, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge is flow in 1 second time in a circuit लिखो चाहे कंडक्टर लिखो, is called 1 एम्पियर। यानी जब भी किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज यानी 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में फ्लो होगा, बहेगा, तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। यानी कि अगर किसी भी परिपथ में, हिंदी में बता रहे हैं, अगर किसी भी परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में बह रहा है तो उस करंट को, उस धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको हम मेज़र किस में करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको मेज़र करने का जो इक्विपमेंट है उसको हम एमीटर कहते हैं। एमीटर, एमीटर क्या है, ये एम्पियर मीटर है। मीन इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज स्पेलिंग की मिस्टेक को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा कहीं पे अगर हो जाए तो, क्योंकि पढ़ाने में जल्दबाजी में कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड फॉर मेजरमेंट, MESEURE, मेजरमेंट ऑफ करंट इन ए सर्किट।
यानी कि एम्पियर मीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी सर्किट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है उसको हम मेज़र करते हैं। अगर आपको पीछे के वीडियो में याद हो तो मैंने आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर के बारे में बताया था कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, एक ऐसा उपकरण है जिसके थ्रू हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं। तो वैसे ही एम्पियर मीटर क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू हम करंट को मेज़र करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, वेरी हाई होता है। यानी कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा वो इन्फिनाइट होगा यानी अनंत होगा। वैसे ही किसी भी आइडियल एमीटर यानी एम्पियर मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। क्लियर। और वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते थे, पैरेलल लगाते थे। एम्पियर मीटर को सर्किट में कैसे लगाएंगे, हम सीरीज़ में लगाएंगे। तो इसको भी हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये सर्किट में से किसी भी तरह के करंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा और हमें करंट को मेज़र करके बता देगा। यानी ये करंट को कम ज़्यादा नहीं करेगा, सिर्फ नाप के बता देगा कि भैया इधर से इधर इतना करंट जा रहा है। तो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं ये समझते हैं। तो एम्पियर मीटर जो होता है, एम मीटर, इसको हिंदी में हम मीटर भी कहते हैं या एम्पियर मीटर भी कहते हैं। तो एम्पियर मीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट में करंट को मेज़र करता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस होता है 0। तो इसका रेजिस्टेंस 0 क्यों होता है, 0 इसलिए होता है कि जब इसको हम किसी सर्किट में लगाएं तो ऐसा ना हो कि सर्किट के करंट को ये कम कर दे या ज़्यादा कर दे। तो जो हमको वैल्यू ये नाप के बताएगा वो वैल्यू गलत होगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी किसी सर्किट में कोई एम्पियर मीटर यानी आमीटर लगाया जाए तो ये खुद उस सर्किट से कोई करंट ना ले और ना करंट के वैल्यू में कोई चेंज करे, सिर्फ हमको नाप के बता दे इतना है। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए मार्केट में सेब खरीदने के लिए, आपने एप्पल परचेज़ किया, आपने कहा 1 किलो सेब दे दीजिए। अब मालूम चला कि एक सेब तराजू खा जाए तो क्या होगा, तुम अपने सेब को उस तराजू से तौलाना चाहोगे, नहीं। वैसे ही हमने एम्पियर मीटर क्यों लगाया कि ये बताए कि हमारे सर्किट में करंट कितना आ रहा है और ये खुद करंट को बढ़ा दे, घटा दे या करंट को कम कर दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये सही रीडिंग दे रहा है, नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा एम्पियर मीटर एकदम एग्जैक्ट रीडिंग दे। इसका मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बात आती है तो सर्किट में लगाते कैसे हैं। तो याद रखिएगा, इसको सर्किट में हम सीरीज़ में लगाते हैं। ये बातें आपसे बहुत पूछी जाती हैं। तो इसको हम लगाते कैसे हैं, इसको हम लगाते हैं सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एम्पियर मीटर हो गया और ये इसका एक पॉइंट है, ये इसका एक पॉइंट है। तो इसको हम सर्किट के रेजिस्टेंस से अटैच कर देंगे और उसके बाद वो सर्किट आ करके, मान लो ये प्लस है या माइनस है और ये हिस्सा कैसा है, प्लस है, और ये सर्किट आकर के इससे ऐसे अटैच हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़। तो यानी ये कैसे अटैच होता है किसी सर्किट में, सीरीज़ के फॉर्म में अटैच होता है। अब चूंकि हमने आपको एम्पियर मीटर समझाया और पीछे के वीडियो मैंने आपको वोल्ट मीटर समझाया था, तो दोनों को लेकर के आपके मन में कन्फ्यूज़न आ सकता है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अब आपको समझाते हैं कि वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर कंपैरेटिवली वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की बात की जाए तो ये हमने लिख दिया वोल्ट मीटर, ये क्लास 12th में भी बहुत पूछा जाता है। और ये है एम्पियर मीटर, ये है एम्पियर मीटर। ठीक है, डिफरेंस के फॉर्म में समझते हैं। तो नंबर 1, इट मेज़र यानी वोल्ट मीटर मेज़र करता है किसको, वोल्टेज को। कहाँ की वोल्टेज को, ऑफ सर्किट। यानी जो वोल्ट मीटर है ये किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में कितना वोल्टेज है यानी कितना पोटेंशियल है उसको मेज़र करता है वोल्ट मीटर। और एम्पियर मीटर किसको मेज़र करता है, ये करता है इलेक्ट्रिक करंट को। वर्ड आप बना लीजिएगा कि इट मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट। तो एम्पियर मीटर किसको मेज़र करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। कभी कंफ्यूजन भी हो जाए, ध्यान दो, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा यानी पोटेंशियल को, एम्पियर मीटर एम्पियर को मेज़र करेगा। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। नेक्स्ट पॉइंट, जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जिसको हम R से शो करते हैं, इज़ वेरी हाई।
बहुत हाई होना चाहिए। क्यों बहुत हाई होना चाहिए? जिससे सर्किट से किसी भी तरह का कोई करंट ना ले, क्योंकि अगर ये करंट लेगा तो वोल्टेज की वैल्यू डिफर कर जाएगी। और हमने इसको लगाया क्यों है? जिससे ये हमें सही सही नाप के बताए कि सर्किट में कितना पोटेंशियल है। तो जब यही करंट लेना शुरू कर देगा तो हमें सही मेजरमेंट देगा? नहीं देगा। इसलिए का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? वेरी हाई होना चाहिए। जो एम्पियर मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। ये आपको याद रखना है कि जो भी आइडियल वोल्ट मीटर है उसका वोल्टेज कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। फिलहाल याद रखिएगा, आइडियल नाम का वर्ड एक इमेजिनरी वर्ड है। क्यों? ना तो साइंस में ना तो रियल लाइफ में कोई भी इंसान आइडियल होता है, ना ही कोई चीज़ आइडियल होती है। क्यों? नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना ही परफेक्शन हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को इतना निखारें कि हम नियर टू परफेक्शन पहुंच जाएं। हिंदी मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, तो हमें पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें बस हर पल अपने आप को मॉडिफाई करते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हम कम से कम कंप्लीट ना हो तो नियर टू कंप्लीट तो पहुंच ही जाएं। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो इंसान खुद को मॉडिफाई नहीं करता और समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करता, वो इंसान एक दिन एक्सपायर हो जाता है। यानी उस इंसान की वैल्यू इस सोसाइटी से और इस दुनिया से ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्यों? ये दुनिया एक अंधी रेस है, अंधी भीड़ है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर सिर्फ दौड़ते जा रहे हैं। और आपको भी, अगर आप बैठ खड़े होकर के ये सोच रहे हो कि यार कौन किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो तुम पीछे हो जाओगे। आपको अपनी मंजिल पहले ही डिसाइड होना चाहिए, और जैसे ही दुनिया की भीड़ में हम उतरें, हम भी एक्सेलरेट करें, यानी अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ मसला रिलेटिव वेलोसिटी का है। हिंदी में हर कोई आपेक्षिक रूप से गतिमान है, यानी कि एक दूसरे की तुलना में हर कोई स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। तो अगर हमने सोचने में वक्त बिताया अपना, तो हम रेस में पीछे हो जाएंगे। हमें करना क्या होगा? हमें अपने आप की एस को, यानी एक्सेलरेशन को हमें बुकअप करना पड़ेगा, जिससे कि हम भी तेज़ी से लोगों को कवर करते हुए आगे निकल जाएं, तभी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन आइडियल बनने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज परफेक्शन इज़ द पैरालिसिस। याद रखिएगा इस बात को। जो इंसान पूर्ण हो गया वो इंसान ख़त्म हो गया। इसलिए पूर्ण ना कोई हुआ है ना कोई हो सकता है। हाँ, पूर्णता के बारे में सोचना चाहिए कि मैंने अपने आप में आज क्या अपडेट किया, और हमें हर वक्त अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जब हम रात में सोएं तो हम अपना एनालिसिस करें कि आज के दिन में हमने क्या सीखा। अगर आज हमने कुछ नया नहीं सीखा तो आज का दिन हमारा पूरा बर्बाद गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, घड़ी सबके हाथों पे बंधी हुई है। क्लियर? ये घड़ी देख लीजिए, घड़ी सबके हाथों में बंधी हुई है, मगर बस में किसी के भी एक लम्हा नहीं है। यानी किसी भी इंसान के हाथ में एक सेकंड नहीं है, और हम घंटों में, महीनों में और सालों में दिन बर्बाद करते हैं। जैसे प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, टाइम की कीमत को पहचानिए और हर दिन को कुछ नया बनाइए, कुछ नया सीखिए। ठीक है? तो जो वोल्ट मीटर आइडियल होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनाइट। और जो आइडियल एम्पियर मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। जबकि ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर सब्सटेंस के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है, यानी हर चीज़ अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में चेंज यानी परिवर्तन का अपोज करती है। इसको भी समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आप जिस कंडीशन में आज हैं, आप सेटिस्फाई हो, यही मेरी ज़िंदगी है, मुझे अब ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो एज निकल गई है। या बच्चे अगर आप हो तो आपको लगता है मम्मी पापा ज़िंदगी में बने रहेंगे, मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सोचो एक बार, क्या आपके माँ बाप अमर हैं? अगर अमर नहीं हैं तो जिस वक्त वो चले जाएंगे तब आपके सर पे हाथ कौन रखेगा? और अगर आप वयस्क हो चुके हैं और आप ये सोचते हो कि मेरी लर्निंग की उम्र गुजर गई है, तो ये आपके मन का भ्रम है। इंसान ज़िंदगी में आखिरी सांस तक लर्निंग कर सकता है, आखिरी सांस तक सोच सकता है, आखिरी सांस तक सीख सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और एक बात याद रखिएगा, देयर इज़ नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। बिना सीखे दुनिया में कोई भी अर्निंग नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको हर दिन सीखते ही रहना है। तो आर की वैल्यू कितनी है? आइडियल कंडीशन में 0 है। किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को लगाते कैसे हैं? तो किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाते हैं।
पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम का मतलब समझो, मान लो कि ये सर्किट है, इस सर्किट में आपने ये क्या लगा दिया, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, और ये सर्किट आई और इस रेजिस्टेंस के साथ इस ढंग से अटैच हो गई, और इस रेजिस्टेंस का ये हिस्सा प्लस से जुड़ा है और ये हिस्सा माइनस से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पैरेलल कंडीशन। क्लियर? तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को ऐसे जोड़ो कि जो आपका सोर्स है उसका हर एक सिरा उसको टच करे। जैसे मान लीजिए कि ये हमने लगा दिया क्या, ये हमने लगा दिया अपना वोल्ट मीटर, और ये है उस सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट के रेजिस्टेंस को ये मिल गया प्लस चार्ज और ये मिल गया सोर्स से माइनस चार्ज, और ये आकर के इस रेजिस्टेंस से ऐसे अटैच हो जाएं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब कि आपके अगर दोनों हाथ हैं तो दोनों हाथ सोर्स से, एक बिजली के प्लस से एक बिजली के माइनस से जुड़ा हो, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। और जो हम एम्पियर मीटर लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं, यहाँ बता देते हैं, इसको हम लगाते हैं सर्किट में सीरीज में। तो सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये हो गया हमारा एम्पियर मीटर, और ये हो गया उस सर्किट का क्या, रेजिस्टेंस, और ये सर्किट आई यहाँ बैटरी के प्लस से जुड़ गई और ये सर्किट आई बैटरी के माइनस से जुड़ गई। इस तरह से ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक दूसरे का हाथ, इसका हाथ इसने पकड़ लिया है और इसे ये आकर जुड़ गया सोर्स से और ये आके जुड़ गया सोर्स से। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जब हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जुड़ते हैं, मेरा हाथ कोई और पकड़ ले, उसका हाथ कोई और पकड़ ले, उसका हाथ कोई और पकड़ ले, ये सीरीज़ है। और अगर हम डायरेक्ट जाकर सोर्स से जुड़ जाएं, ये हाथ जुड़ गया किससे, प्लस से, ये हाथ जुड़ गया माइनस से, तो पैरेलल हो गया। क्लियर? बाकी कहीं भी पैरेलल और सीरीज़ आएगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये है वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर में डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी स्टैटिक करंट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में स्थैतिक धारा और विद्युत धारा कहते हैं, ये क्या होती है, करंट को हम कैसे मेज़र करते हैं यानी कैसे नापते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण से नापते हैं, उसको हम क्या कहते हैं यानी एम्पियर मीटर की बात करते हैं, एम्पियर मीटर को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर में और एम्पियर मीटर में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं श्योरली आपको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा और प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, जम के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या मेरा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग हो। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धांसू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रिलियंट विजन को। थैंक यू।